हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं तो सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज से हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथ शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास है आज की, इसमें हम सेट्स डिस्कस करेंगे। जो सेट वहाँ पे टॉपिक है, पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। इजी है इसलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम सेट को डिफाइन करेंगे तो सेट थ्योरी दी है जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी दी है। किसने? जॉर्ज कैंटर ने। तो जॉर्ज कैंटर कौन था? जॉर्ज कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन था। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे सेट थ्योरी की, तो जॉर्ज कैंटर ने बोला है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसकी डेफिनेशन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या है? यहाँ पे एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश में अल्फाबेट से वॉवेल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो वॉवेल्स में कौन कौन से अल्फाबेट आएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा बी, क्या इस सेट का हिस्सा है या नहीं है, क्या ये इस वॉवेल सेट का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बी वॉवेल्स की प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। जो वॉवेल्स की प्रॉपर्टी है उसमें खाली ए, ई, आई, ओ, यू आएगा। अगर मैं ए की बात करूंगा तो मैं बोलूँगा हाँ ए वॉवेल्स में आएगा। तो ये यहाँ पे एक कॉमन प्रॉपर्टी है जी ए। अगर हम सेट वॉवेल की बात करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो क्या है? ये वॉवेल्स है। तो बी इनमें नहीं आएगा, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो बी की प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी? कॉमन प्रॉपर्टी किन के साथ आएगी? कॉन्सोनेंट्स के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे सेट्स के एग्जांपल्स लेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंग्लिश में वॉवेल्स है अल्फाबेट्स, तो वॉवेल्स एक सेट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरा लूँगा नेचुरल नंबर्स, उनका एक सेट बन जाएगा। इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे तीसरा एग्जांपल लूँगा ऑड नंबर्स, इनकी प्रॉपर्टी अलग है तो इनका सेट बन सकता है। ऐसे ही अगर हम करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे प्राइम नंबर्स, तो इनको हम सेट्स बोलिए। सब एग्जांपल्स हैं किसकी? सेट्स की। तो सेट क्या है? यहाँ पे इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट। ये जितने भी हैं ये ऑब्जेक्ट्स है सेट के। ठीक, ये जैसे मैं डेफिनेशन भी बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हर कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मगर इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक सेट कहलाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेट को देखेंगे, सेट को हम लिखते कैसे हैं? अगर मैं यहाँ पे मान लूँगा सेट ए, इसके अंदर मैंने वॉवेल्स दिए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जो सेट का नाम है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कैपिटल ए होगा, बी है, सी है, कैपिटल लेटर से जो बिग लेटर्स है हमारे पास। और जो ऑब्जेक्ट्स है सेट के, वो हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और इन पैरेंथेसिस में, करली ब्रैकेट्स में हम इनको इनक्लोज करते हैं। तो ये सेट की क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। तो सेट हम ऐसे लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। तो सेट्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? डिस्क्राइबिंग सेट्स, तो इसमें दो फॉर्म्स है। ठीक, तो फर्स्ट फॉर्म अगर हम देखेंगे इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म और सेट और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। जो सेकंड है, ये फर्स्ट है, जो सेकंड है उसको क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। तो ये दो मेथड्स हैं जिनसे हम सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये वाला। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम हमारे पास सेट होगा सेट ऑफ इवन नंबर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 20। क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स है, लेस देन है मगर 20। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए 2 4 6 8 10 12 14 16 18
लेस देन 20 है, 20 से नीचे। अगर लेस देन इक्वल टू 20 होता फिर हम 20 को भी इंक्लूड करना है। तो इसको, इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को इनक्लोज करते हैं। इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या बोलेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इनको इनक्लोज करते हैं। और हम यहाँ पे जो एलिमेंट सेट के होंगे उनको क्या करते हैं, कॉमास से अलग अलग करते हैं। कॉमास यहाँ पे यूज करते हैं इस रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको लिखते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, किनकी, सेट्स की। अब हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म पे। अब बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म की। तो सेट बिल्डर में क्या है, हम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी से। ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा, ए करली ब्रैकेट्स यहाँ पे भी लिखने हैं, फिर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ये एक प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स ग्रेटर देन -4, ठीक, और x लेस देन इक्वल टू 3। तो ये मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, जो ये मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये किसकी दे रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ऐसे लिखना है। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूँ तो मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे x ग्रेटर देन -4, तो यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3 तक यहाँ पे लिखूँगा। तो ये वाली जो फॉर्म है ये कौन सी है, ये है रोस्टर, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। ये जो मैंने इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। तो रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, कॉमन प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन -4, तो -4 से ग्रेटर होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो जब मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ऐसी है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा एक्स सच दैट x is an odd integer, odd पॉजिटिव इंटीजर, सही रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, x such that x is an odd पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं अब इसकी, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर मैं इसकी अब रोस्टर फॉर्म लिखूँ वो कैसे लिखूँगा, 1, 3, 5, 7, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं रखा है कहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से मैं ऐसे कंटिन्यू कर दूंगा इन करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये थी इसकी दो फॉर्म्स, एक है जो मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग है सेट्स, तो फर्स्ट क्या है, रोस्टर फॉर्म, सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम आगे देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे अब फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो फर्स्ट हम देखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की क्या डेफिनेशन आएगी, पहले वो देखेंगे हम। A set which is empty, a set which is empty or consists of definite number of elements. A set which is empty or consists of a definite number of elements, number of elements or objects, जो भी आप बोलो, is called a finite set, is called a finite set। जो भी सेट होगा, या वो empty होगा, finite set, या वो empty होगा, या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। तो इसका मतलब क्या है, एन ए में कितने नंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से।
तो फाइनाइट नंबर अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 बस क्लोज कर दूंगा, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अगर मैं इन्फिनाइट की बात करूँगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उसमें अनलिमिटेड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँगा A 1 2 3 4 कंटिन्यू, तो इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनाइट सेट है। ये फाइनाइट सेट है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 है यहाँ पे, ये क्या है, इन्फिनाइट सेट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है एक सेट जो एम्प्टी हुआ। तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स और खाली। तो एम्प्टी सेट, इसको भी फाइनाइट सेट हम बोलते हैं। और अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही एलिमेंट्स है, तो इसको मैं बोलूँगा फाइनाइट सेट। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और फिर कंटिन्यू है, तो इसको मैं बोलूँगा इनफाइनाइट सेट। तो ये सेट लिमिटेड नहीं होगा, यहाँ पे डेफिनेट एलिमेंट्स नहीं है। तो इनफाइनाइट नंबर में क्या होता है, इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होगा जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स अगर हम सैंपल में देखेंगे तो इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनाइट सेट में क्या होगा, इसमें काउंटेबल होगा, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वही लिमिट तक होगा। यहाँ पे क्या होगा, अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम सिंपल एग्जांपल्स लेंगे, तो फर्स्ट अगर हम फाइनाइट सेट की एग्जांपल लेंगे, तो फाइनाइट सेट में क्या आएगा, मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो ये क्या आएगा, फाइनाइट सेट आएगा, क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, ठीक। और लिखेंगे यहाँ पे अल्फाबेटस इन इंग्लिश, अल्फाबेटस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यही भी क्या आएगा यहाँ पे, ये भी आएगा यहाँ पे फाइनाइट सेट, क्योंकि वहाँ पे भी 26 नंबर्स है। और अगर मैं यहाँ लिखूंगा प्राइम नंबर्स अप टू 99, तो ये भी क्या आएगा, फाइनाइट सेट है, सेट आएगा। अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज 26 ही है, मंथ्स ऑफ ईयर 12 ही है, तो ये क्या एग्जांपल्स है, फाइनाइट सेट की एग्जांपल्स हैं। तो फाइनाइट सेट ये हैं। और इनफिनाइट सेट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और क्या यहाँ पे लिखेंगे, ऑल इनफिनाइट सेट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस, ये याद रखना है यहाँ पे, ऑल इनफिनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे रियल नंबर्स की, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या सेट, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इनफिनाइट होगा, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो रियल नंबर्स में क्यों पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। फिर रेशनल नंबर्स के अंदर आपको इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, वो भी क्या है, अलग अलग है। तो इस हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऑल इनफिनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या है, रियल नंबर, जैसे कि रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। जितने भी नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो किस में आएंगे, रियल नंबर्स में। तो फिर जब टाइप्स की बात करें, फिर रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, वो सब किस में आएगा, रियल नंबर्स के अंदर में आता है। अब हम बात करेंगे एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट क्या है, वो सेट, सेट विच हैज नो एलिमेंट, हैज नो एलिमेंट, ये वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे फाइव से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से, और हम इसको डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्प्टी सेट, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी अदर सेट, या एवरी सेट ही लिखो यहाँ पे। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। तो आगे जब हम बढ़ते हैं आपको भी पता चलेगा सबसेट क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट ऑफ ऑल और नंबर्स, नंबर्स ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9, लेस देन 9। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्या बोलते हैं इसको, नंबर होगा जो नंबर ऑड होगा,
ग्रेटर देन होगा 7, लेस देन होगा 9, क्योंकि इन दो के बीच में खाली 8 आएगा, वो क्या है, इवन। तो हम इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 सेट है, एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल लूंगा, इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर कॉमा एक्स इज ए नेगेटिव नंबर। साथ में मैं लिख रहा हूँ, पहले मैंने लिखा एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, एक्स इज ए नेगेटिव नंबर। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लूँगा, 4 क्या है, पॉजिटिव, इसी टाइम वो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा इसको, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इस सेट है नो एलिमेंट सेट, तो नल सेट और वाइड सेट। अब अगर हम देखेंगे, इसके नाम देखेंगे, तो इसको हम अलग अलग नेम से भी क्या बोलते हैं। अलग जो इसके नाम से, वो क्या है, एक तो है नल सेट और है वाइड सेट। एम्प्टी सेट को भी हम नल सेट बोलते हैं और वाइड सेट भी इसी को हम बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सेट्स ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, और सेट टू बी इक्वल, इनको हम बोलते हैं ये दोनों इक्वल है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ every element of A is also an element of B, element of set B। तो यहाँ पे हम क्या क्या बोल रहे हैं, two sets A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B, and every element of B is also an element of A। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इनको हम बोल सकते हैं ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल हैं। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। अगर मैं एग्जाम्पल पे लूँगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगा इसकी, इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर दो सेट्स है, उसका मतलब अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में हो, और बी के जितने भी एलिमेंट्स हो वो ए में भी हो, तो हम दोनों सेट्स को बोलते हैं ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए 1 2 4 और बी यहाँ पे लिखूंगा 4 2 1, तो ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल। यहाँ पे आपको 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेट में भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और सेम एलिमेंट्स है, दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। अगर मैं अब एक और यहाँ पे ऐड करूँगा सी, तो यहाँ पे मैं अगर लिख लूँगा 1 2 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पे 5 इसमें नहीं है ना, इसका 4 यहाँ पे है, तो ये बराबर नहीं है, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, ना ही बी के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको समझ आएगा इक्वल सेट्स कैसे होते हैं। फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स की। तो इक्विवेलेंट सेट्स अगर हम देखेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो सेट्स है, टू सेट्स ए एंड बी, हमारे पास क्या है, दो सेट्स में आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट, ये दो सेट्स हमारे पास क्या है, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी।
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर हमारे पास क्या होगा, two sets A and B are said to be equivalent sets if number of elements in set A is equal to the number of elements in set B। अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, चाहे वो क्यों ना फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो, मगर हम इनको बोलते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। अगर हम एग्जांपल लेंगे उससे आपको समझ आएगा। A इक्वल्स टू A E I O U। तो यहाँ पे मैंने वॉवेल्स लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं दूसरा यहाँ से लूँगा 1 2 3 4 5, तो मैं बोलूँगा ये दोनों सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है। क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स है और यहाँ पे भी कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है। तो इसकी वजह से क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है। पर ये इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए थे, इसलिए ये इक्वल सेट्स नहीं है, खाली इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो अगर हम इसमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए कितने हैं, 5, एन ऑफ बी कितना है, 5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर इक्विवेलेंट सेट्स हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखना है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक, जो भी इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो कन्वर्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे मतलब क्या है, हम बोलते हैं इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, जो इक्वल सेट्स हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स हो, हाँ वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3 है, फिर ये कि सेम एलिमेंट्स है और 3 3 दोनों जगह है, तो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं। मगर इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं हो, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स थे मगर ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट्स नहीं हो सकता है, बट इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, क्योंकि एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते तक हमारा सेटअप आएगा, फिर हम बोर्ड पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किलात भी आएगी। तो आज इतना ही, कल से हम फिर सब सेट्स बाकी जो इसमें रहेगा वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखनी है और जो बेल आइकन है वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट की क्लास रेगुलर 7 PM पे अपलोड होगी, JKP कांस्टेबल की 5 PM पे अपलोड होगी, और जो इंडियन जियोग्राफी NCERT कोर्स है वो सुबह मॉर्निंग में अराउंड 10 AM पे अपलोड होगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।